हेलो एवरीवन। हम आज बात करने वाले हैं मॉक टेस्ट एनालिसिस पर कि मॉक टेस्ट या कोई भी टेस्ट हो आप उसको एनालिसिस कैसे करोगे। ठीक है, देखो मेरा तरीका कुछ अलग है। मैं नॉर्मल एनालिसिस नहीं करता था। ठीक है, मैं एनालिसिस में बहुत ज़्यादा टाइम भी ख़राब नहीं करता था। कोई भी टेस्ट आप दे रहे हो, चाहे मॉक टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप कोई सा भी टेस्ट दे रहे हो, आपको एनालिसिस करने की थोड़ी नीड है। लेकिन जैसे एनालिसिस करने के लिए लोग अलग से कॉपी बनाते हैं, टाइम देते हैं, 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, 3 घंटे एनालिसिस में, मैं ये सब नहीं करता था। मेरा क्या था कि जैसे मान लो मैंने मॉक टेस्ट दिया, आप कोई भी टेस्ट ले सकते हैं। हाँ, ठीक है, तरीका सबका सेम रहेगा। मैंने मॉक टेस्ट दिया और उस मॉक टेस्ट में मान लो 100 मार्क्स का मॉक टेस्ट था और मेरे नंबर आए उसमें सिर्फ 45 मेरे नंबर आए और मेरा टारगेट लगभग 60 मार्क्स का था। लेकिन मेरे 45 नंबर आए, यानी कि मैं लॉस में हूँ अभी। तो मैं क्या करता था, मैं ये देखता था कि मेरे क्वेश्चन कौन से गलत हैं। ठीक है, जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करे हैं गलत हुए, मैं उनको फटाफट देखता था और उनमें सिर्फ ये पॉइंट नोट करता था कि उसका बस मेन क्रिस पॉइंट दिखता था कि यार उसमें क्या चीज़ मुझे क्लिक नहीं करी। जो भी चीज़ मुझे क्लिक नहीं करती थी बस मैं उसको देखता था कि अच्छा ये इस तरीके से बना हुआ है, सारी स्टेप मुझे क्लियर है, बस ये पॉइंट मुझे क्लिक नहीं करा। तो मैं उसको अपने मेन नोट्स में लिखता था या फिर मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिखता था, जिससे मुझे रिवीजन करने में आसानी होती थी। अगर मैं शॉर्ट नोट से रिवीजन, जैसे मुझे पता था कि मैं यार इस सब्जेक्ट का शॉर्ट नोट से ही करूँगा रिवीजन। जैसे डिजिटल था तो डिजिटल का मैं लॉन्ग नोट्स कभी यूज़ नहीं करता था, शॉर्ट नोट्स ही ज़्यादातर यूज़ करता था, तो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में लिख लेता। अब कई सारे सब्जेक्ट ऐसे थे, जैसे कंट्रोल था, उसको मैं शॉर्ट नोट से नहीं करता था, मेन नोट से रिवाइज करता था, क्योंकि वो मैंने खुद से ही मतलब अपने से कोई बहुत सारे चैप्टर उसमें पढ़ रखे थे बुक से। तो उसके लिए मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं करी, मतलब कोचिंग में जो पढ़ाया गया था थोड़ा वहाँ से देखा और थोड़ा सा अपना जो है मैं बुक से ज़्यादा पढ़ता था। कंट्रोल मैंने बुक से ज़्यादा पढ़ा है, कंट्रोल पढ़ा है, डिजिटल पढ़ा है, बुक से ज़्यादा पढ़ा है मैंने। तो मैंने अब उसके लिए मैं मेन नोट्स यूज़ करता था। तो जैसे कंट्रोल का कोई सवाल है तो मैं मेन नोट्स में लिख लेता था। तो मैं क्या करता था, मैं ज़्यादा देखो, जो सवाल मुझसे नहीं बना मैं उसको नहीं देखता था कि जो नहीं बना वो तो छोड़ो, मतलब जो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा है उसको तो छोड़ो, मैं उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाता था। जो अटेम्प्ट नहीं करा है, अटेम्प्ट नहीं है, छोड़ो, उसको नहीं देखता था। लेकिन जो अटेम्प्ट करा है और गलत हो गया तो मैं फटाफट उसका सोल्यूशन देखकर ट्राई करता था। तो दो तरीके थे, स्टार्टिंग में मैं ये करता था कि मैं उसको दोबारा सॉल्व करता था। ठीक है, फिर भी नहीं हुआ तब सोल्यूशन देखता था। फिर मैंने अपनी ये स्ट्रेटजी चेंज करी क्योंकि इसमें टाइम मुझे ज़्यादा लग रहा था। ठीक है, और बेनिफिट कुछ हो नहीं रहा था, तो मैंने क्या करा, मैं फटाफट जब टाइम मेरे पास कम था तो मैं सोल्यूशन देखता था सीधे, और सोल्यूशन में क्रिस पॉइंट निकालता था कि अच्छा ये पॉइंट है, और उसको नोट करा अपने नोट्स में। अगर मुझे वो सवाल ही अच्छा लग रहा है मुझे गेट लेवल का है तो सवाल को ही नोट कर लेता था। मुझे लगता था सवाल नहीं है बस कॉन्सेप्ट काम का, तो कॉन्सेप्ट नोट कर लेता था। तो मैंने लास्ट में ये अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। तो मैं ऐसे बहुत ज़्यादा 1 घंटे से ज़्यादा एनालिसिस नहीं करता था, 3 घंटे के मौके 1 घंटे में मेरा एनालिसिस हो जाता था। ठीक है, ये ऐसे करके मैं करता था। और सबसे दूसरा एक तरीका और करता था, सबसे ज़्यादा मैं एनालिसिस उन चीज़ों पर करता था जिस जिस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन मैं क्या एनालिसिस एक और करता था जिसने मुझे बड़ा फ़ायदा पहुंचाया। आप लोग भी उस एनालिसिस को करिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट करा है और वो सही है लेकिन उसमें मुझे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, तो मैं उस क्वेश्चन को बहुत जल्दी पकड़ता था। टाइम मेरा ज़्यादा लग रहा है तो मैं उस क्वेश्चन को ज़रूर देखता था, उस क्वेश्चन को तो मैं दोबारा एनालिसिस करता था, उसका सोल्यूशन दोबारा देखता था और दोबारा उसको सॉल्व करता था और ट्राई करता था कि यार उस क्वेश्चन को मैं कितनी जल्दी सॉल्व कर लूँगा दूसरे अटेम्प्ट में। ठीक है, तो मैं देखता था मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं जो इसका इतना लंबा चला गया। यहाँ से यहाँ से बहुत फ़ायदा मिला मुझे कि जो क्वेश्चन मुझसे होते थे, अगर मेरे को टाइम, जैसे मैंने अपना टाइम देखा कि मेरा 2.5 मिनट में मुझे बनाना है और वो मुझसे 6 मिनट में बना या 5 मिनट में बना, तो मैं उस क्वेश्चन को भी मार्क करके रखता था कि लौटते पे जब मैं एनालिसिस करूँगा तो इस क्वेश्चन को जरूर देखूंगा कि इसने मेरा इतना टाइम कैसे ख़राब कर दिया। ठीक है, तो मुझे बेनिफिट उन क्वेश्चन में कम होता था जो मुझसे नहीं बन रहे हैं या फिर जो गलत हो रहे हैं। मेरे को बेनिफिट होता था जो क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं वो विद इन अ टाइम क्यों नहीं बन रहे हैं। तो मैं गलत क्वेश्चन को भी देखता था जो मुझसे नहीं बने, और जो बने हैं उनको भी देखता था। जो टाइम में बन गए उनको ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, जो नहीं बने हैं ना टाइम में, जिन्होंने टाइम ज़्यादा खींच लिया, उनको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। तब जाकर आपका जो है सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ठीक है, तो एनालिसिस आप मॉक टेस्ट का ऐसे करिए, मॉक टेस्ट नहीं कोई भी टेस्ट। ठीक है, तो एनालिसिस आपको इस तरीके से करना है और अपने जो भी है मेन अलग से कॉपी मत बनाओ, मेरे हिसाब से मत बनाओ। अगर आप मैनेज कर सकते हो तो बना लो, मैं अलग से कॉपी नहीं बनाता था, मैं तो अपने मेन नोट्स में ही लिखता था कि ये चीज़ें हैं। तो यहाँ से बेनिफिट बहुत मिलता था कि आप जो सही कर रहे हो उसमें आपका टाइम ज़्यादा लग रहा है तब भी आप एनालिसिस कर रहे हो, जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं आप उनको भी एनालिसिस कर रहे हो, तब मज़ा आता था।
तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, मॉक टेस्ट एनालिसिस इस तरीके से कर सकते हो। इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा, प्लस आपके नंबर भी इंक्रीज़ होंगे। डेफिनेटली आपके मॉक टेस्ट में नंबर इंक्रीज़ होंगे, क्योंकि आप अच्छा, अब एक चीज़ और होती है, लोग बहुत सिली मिस्टेक्स के बारे में पूछते हैं कि सिली मिस्टेक। यार देखो, सिली मिस्टेक्स का तो ऐसा है, इसका कोई ऐसा कोई मतलब बहुत ऐसा तरीका नहीं है कोई कि सिली मिस्टेक तो यार जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कम होंगी, ठीक है। अब वो यार ह्यूमन नेचर है, अब सिली मिस्टेक होना मेरे साथ भी होती थी, ऐसा कुछ थोड़ी है कि मैंने सिली मिस्टेक नहीं करी। मैंने तो मेन गेट के पेपर में सिली मिस्टेक करी है यार। सिली मिस्टेक तो भाई ऐसा है कि जितना कंसंट्रेशन आप रखोगे, जितना अच्छा रखोगे, उतना ही है। अब तरह तरह के लोग बताते हैं ऐसे मत करो, वैसे मत करो। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिली मिस्टेक आपसे होंगी होंगी, बस आपके कंसंट्रेशन लेवल पर डिपेंड है, ठीक है। जितना आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा होगा, सिली मिस्टेक उतनी कम होंगे। और दूसरा, आपको जितना डर कम लगेगा, कॉन्फिडेंस जितना ज़्यादा होगा, सिली मिस्टेक उतनी कम होंगे, ठीक है। तो डर जितना ज़्यादा लगेगा उतनी आपको प्रॉब्लम होती जाएगी। तो आप सिली मिस्टेक्स के लिए तो ये कह सकते हो कि यार चलो भाई, सिली मिस्टेक्स जो मेरी हो रही हैं वो इस तरीके से यहाँ से हट जाएंगी, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स के लिए कंसंट्रेशन लेवल चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हम लोग सवाल को बना लेंगे, तो सिली मिस्टेक्स कम होंगे। हाँ, एक तरीका मैं बता सकता हूँ छोटा सा, वो ये है, सिली मिस्टेक तब भी ज़्यादा हो जाती है जब हम बहुत तेज़ भागते हैं। बहुत तेज़ भागते हैं तब सिली मिस्टेक्स हमसे होनी लाजमी है। तो यही है कि सवाल को थोड़ा देख के सॉल्व करो, तभी हटेगी सिली मिस्टेक्स, ठीक है। तो एनालिसिस का मैंने तरीका बता दिया। दोनों एनालिसिस कर रहे हैं, जो सवाल जो तो हमने अटेम्प्ट नहीं करे उनको तो देखो ही मत, उन सवाल को मत देखो। पहले उन सवाल को देखो जो आपसे करते समय गलत हो गए, और दूसरे टाइम में आप वो देखो जो आपने सही करे हैं और उनमें टाइम ज़्यादा लग गया। मैं तो ये दो ही एनालिसिस करता था, बाकी जो नहीं बन रहे हैं उनको ज़्यादा तो देखता नहीं था। सिर्फ देखता था कि अगर कोई सवाल रेंज में है और उस समय नहीं बना, उनको देख लिया, नहीं तो इतने से ही बहुत कुछ मिल जाता था। मैं इस फेवर में हमेशा रहूँगा, 3 से 4 घंटे एनालिसिस करने में नहीं देने चाहिए। मुझे नहीं लगता 3 से 4 घंटे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको देंगे। बेहतर होगा आप 1 घंटे एनालिसिस करके ख़त्म करिए, और बाकी जो बचा हुआ टाइम है उसमें आप रिवाइज करिए, या क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, या उस तरह के क्वेश्चन खुद से बनाकर प्रैक्टिस करिए उन कॉन्सेप्ट्स पर जो आपसे गलत हुए हैं, ठीक है। ये अच्छा, बीच में मैंने एक चीज़ और करी थी, वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्या करा था मैंने कि मॉक देते समय मुझे कई सारे टाइम ऐसा भी फील हुआ कि कुछ टॉपिक मेरे, मतलब जो मैंने पढ़ तो रखे हैं, लेकिन मेरे अभी भी उनमें कॉन्फिडेंस नहीं है उन टॉपिक्स में। अगर मॉक में सवाल आता है तो मेरा गलत हो जाता है, या फिर मेरे को दिक्कत आती है, तो मैंने वो टॉपिक्स भी अपने लिख लेता था एक पेज पे कि यार इस मॉक में इस टॉपिक से सवाल आया, ये टॉपिक से मेरे से बना नहीं, ठीक है। तो वो भी मैं एक टेबल सी बना ली थी मैंने एक अपनी कॉपी में ही, ठीक है। तो उन चीज़ों से मुझे फ़ायदा ये मिलता था, जब मैं रिवीजन करता था तो वो कॉपी अपनी खोल लेता था। तो जैसे मान लो मुझे मॉस कैपेसिटर में दिक्कत है, तो जब मैं ईडीसी पढ़ूंगा तो मॉस कैपेसिटर को मैं ज़्यादा रिवीजन में रखूँगा। तो यहाँ से मुझे एक थ्रस्ट मिल जाता था कि हाँ, टॉपिक भी मेरा हो रहा है, प्लस मेरे नंबर भी बढ़ रहे हैं, प्लस जो गलत हो रहे हैं वो समझ में आ रहे हैं, इसके साथ साथ जो सही हो रहे हैं और ज़्यादा टाइम ले रहे हैं उनका टाइम मैं रिड्यूस करने की कोशिश करता था। तो मुझे इस चीज़ ने बड़ा फ़ायदा करा कि जो क्वेश्चन सही हो गए उनका टाइम मैंने रिड्यूस करा। जनरली लोग ऐसा करते नहीं हैं, वो वही देखते हैं जो क्वेश्चन गलत हुए हैं। मैं सही वाले क्वेश्चन भी देखता था और उनका टाइम रिड्यूस करता था। तो ऐसे करने से मुझे फ़ायदा क्या मिला कि गेट एग्ज़ाम जब देने गया तो 3 मिनट में या 4 मिनट में या 4.25 मिनट में मैं क्वेश्चन बना लेता था, ठीक है। वैसे मेरा टारगेट तो 3.5 मिनट का ही रहता था, 3 से 3.5 मिनट, ठीक है। तो उस टाइम ड्यूरेशन में मेरे से बन जाता था क्वेश्चन। तो ये एक प्रैक्टिस, एक हैबिट है। अगर आप मॉक देने जा रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप इस तरीके से एनालिसिस करिए। बाकी अगर आप कोई अलग कॉपी बनाते हैं तो आप बना सकते हो, देखो मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको मैनेज करनी पड़ेगी। मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कॉपी थी, और कॉपी बनाऊँगा तो मुझे दिक्कत होती थी। तो मैंने अलग से कॉपी कोई नहीं बनाई, मैं वही कॉपी यूज़ करता था, अपनी मेन कॉपी वही लिख लेता था, ठीक है। जब भी मुझे लगता था तो मेन कॉपी में लिख लिया या शॉर्ट नोट्स में लिख लिया, तो इनसे फ़ायदा मिला था, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने हमारा अंडर 100 रैंक वाला ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ये नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा, हमारी टीम आपको ऐड कर लेगी, ठीक है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। तो ऐसी और भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। अगर आपको समझ में आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं ट्राई करूँगा कि उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, ठीक है। चलो बाय बाय एंड गुड लक।